नेत्रा नागलोक की नटखट नागिन थी और उसके पीछे पूरे नागलोक के नाग पागल थे। आखिर नटखट होने के साथ वो बेहद ही खूबसूरत नागिन जो थी। लेकिन एक संध्या नेत्रा ने अपनी शरारत के लिए एक नागिन की पूंछ में आग लगा दी और जब उसकी माँ नक्षिनी को इस बात की खबर मिलती है तो वो नेत्रा को अपने समक्ष बुलाकर बोलती है, नेत्रा, तुम्हारी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तुम एक नागिन होकर अपनी हदें कैसे भूल सकती हो? नागिन किसी को परेशान नहीं बल्कि सबकी मदद करती है। माँ, मैंने तो बस थोड़े से हास्य के लिए ये सब किया था, लेकिन आग ज्यादा बढ़ गई क्योंकि नगीना बार बार अपनी पूंछ हिला रही थी। हमें तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। एक नागिन होने के दायित्व को जितनी जल्दी समझो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम इंसान नहीं हो जिसे शरारतें करने का अधिकार हो। ऐसी बात है तो मुझे नहीं चाहिए ये नागिन रूप। मैं जा रही हूँ पृथ्वी लोक। इतना बोलकर नेत्रा गुस्से में पृथ्वी लोक चली जाती है, जहाँ वो सड़क किनारे चल ही रही होती है कि तभी एक नशे में डूबा आदमी हाथों में बोतल पकड़े डगमगाता हुआ नेत्रा से टकरा कर गिर जाता है और नेत्रा उसे संभालते हुए कहती है, अरे अरे, क्या हुआ आपको मानव? आप गिर क्यों गए? कौन है आप? कहाँ रहते हैं? कौन हूँ मैं? मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। रुको, नाच के दिखाता हूँ तुमको। नशे में धुत वो आदमी बोतल सर पर रखकर नाचने लगता है। ये देखकर नेत्रा बड़ी हैरान होती है और बोलती है, इस मनुष्य को तो अपना नाम तक नहीं पता, ऐसे कैसे ये अपने घर जाएगा? नेत्रा वहीं से गुजर रही एक औरत से मदद मांगते हुए कहती है, सुनिए, देखिए इस आदमी को कैसे पागलों की भांति नाच रहा है और इसको अपना नाम पता कुछ नहीं मालूम। कृपा करके इसकी मदद कीजिए। अरे ऐसे पियक्कड़ बेवड़े सब भूल जाते हैं। एक बोतल घटकने के बाद सारे फसाद की जड़ तो ये इनकी बोतल है जिसे ये हाथ में लिए घूम रहे हैं। इसको पीकर तो अच्छे अच्छे अपने रिश्ते भूल जाते हैं। तुम चिंता मत करो, नशा उतरने के बाद जब होश आएगा ना इसे तो सब याद आ जाएगा। नेत्रा जब उस इंसान के सब भूलने के पीछे का कारण सुनती है तो उसके दिमाग में भी एक ख्याल आता है और वो बोलती है, इस बोतल के अंदर का पानी पीकर सब भूल जाते हैं इंसान, तो क्या ये मेरे ऊपर भी काम करेगा? पीकर देखो, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मैं भूलना चाहती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ। मुझे बस जम के शरारत करनी है। नेत्रा भी सब कुछ भूलने की चाह में उस आदमी से उसकी बोतल को लेकर अचानक ही वहाँ से गायब होकर नागलोक आती है और छुपकर सारी बोतल पीकर खाली कर देती है। कुछ ही देर में उसको इस चीज का इतना नशा हो जाता है कि वो नशे में अपनी पैरों की जगह हाथों पर चलकर नागराज के दरबार में जाती है और उसे देखकर नागराज बोलते हैं, नागिन नेत्रा, ये क्या हरकत है? नागराज देखिए, दुनिया उल्टी हो गई। अब आप भी मेरे सर पर बैठे हैं। नेत्रा नागिन, आपकी इस हरकत के लिए हम आपको दंड भी दे सकते हैं। दंड की बात सुनकर नेत्रा अपने पैरों पर खड़ी होकर नागराज से बोलती है, दंड पे दंड पे दंड पे, आखिर इस नागलोक में दंड के सिवा मुझे मिला ही क्या है? मैं अपना नागिन पद ही त्याग दूंगी। लो मेरा रिजाइन लेटर। नेत्रा एक कागज का लिफाफा नागराज के ऊपर फेंक कर चली जाती है। ये देखकर नाग दरबार में मौजूद सभी नाग नागिन हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही नशे में झूमती नेत्रा नागलोक में कभी किसी की पूंछ में आग लगा देती तो कभी किसी के कान पर एक लगा कर निकल लेती और पूरे नागलोक में अफरा तफरी मचाकर नेत्रा अंतिम में अपने कक्ष में आकर सो जाती है। कुछ घंटों की नींद लेने के बाद जब उसका नशा उतरता है और आंखें खुलती है तो उसके सामने नक्षिनी खड़ी होती है। ये देखकर नेत्रा बोलती है, क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह मेरे सर पर सांप की तरह कुंडली मारकर खड़ी हो? मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी शहजादी। आपकी कल की हरकतों के लिए आपको इनाम देना है ना। कल कल क्या किया मैंने? और ये मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? पूरे नागलोक में मेरी नाक कटवा कर कहती है क्या किया। रुक, तुझे बताती हूँ। नक्षिनी नेत्रा को सब बताने के बाद अच्छे से सूत कर चली जाती है, जिसके बाद नेत्रा अपने सर को पकड़कर बोलती है, कल मैंने इतना कुछ किया किंतु मुझे तो कुछ याद ही नहीं।
मतलब उस महिला ने उस बोतल के बारे में सत्य कहा था। वाह, आज तो मैं और बोतल लेकर आऊंगी। नेत्रा पृथ्वी लोक जाकर उस आदमी जैसे ही कई नशेड़ियों से उनके हाथ की बोतल छीन कर ले आती है और नागलोक के एक वन में छुप छुप कर सारी बोतल गटक कर फुल नशे में धुत हो जाती है। तभी उस वन में 2 मुंह वाला नाग नागेश एक नागलोक की नागिन नगमा को लेकर आता है और बोलता है, देखो नगमा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, इसीलिए तुम भूल जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो नागेश? सबने मुझे बोला था कि तुम बहुत बुरे हो, इसके बावजूद मैंने तुम पर भरोसा किया और अब तुम मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। तुम नागराज के पुत्र हो, तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ। अब तक तो मैं तुमको प्रेम से समझा रहा था, लेकिन अब तुमको तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। अरे मेरे जैसे नाग के पीछे तो पूरे नागलोक की नागिनें पड़ी हैं, तो फिर मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नागेश की ये बातें सुनकर नगमा रोने लगती है। तो वहीं नशे में धुत नेत्रा ये सब सुनकर डगमगाती हुई नागेश के सामने आती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, ओए तो मुँह नाग साले, इतनी गंदी शक्ल है तेरी, तू खुद को सुंदर समझता है? तेरे से अच्छे तो धरती लोग के कीड़े मकोड़े हैं, रेंगते भी तुझसे अच्छा है। और तू भगवान को पता था तू अपने शब्दों पर अटल नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने तुझे 2 मुंह दिए ताकि एक मुंह से तो तू सत्य बोले, पर चपड़गंजू तुझसे वो भी नहीं हुआ। नेत्रा, ये क्या हरकत है? तुम अच्छे से जानती हो मैं कौन हूँ। तुमको पिताजी से कहकर दंडित करवा दूंगा। अबे ओ दोगुले नाग, तूने और तेरे बाप ने नागलोक को अपनी जागीर समझ रखा है। एक वो जो बिना बात के दंड पे करता रहता है, और दूसरा तू खुद को पता नहीं कहाँ का राजकुमार समझता है। बेटा तुम दोनों के ऊपर कपड़ा डाल के इतना मारूंगी ना, भूल जाओगे कौन हो। नागेश नेत्रा के इन शब्दों को सुनकर गुस्से में नाग दरबार में जाकर नागराज को सब बताता है, जिसके बाद नागराज नेत्रा को दरबार में लाने की अनुमति देते हैं। पूरा नागलोक नक्षनी समेत नाग दरबार में पहुंचता है और नशे में डोलती नेत्रा को भी वहां लाया जाता है, जो नागराज को देखकर बोलती है, ओए बुड्ढे, पता था मुझे कि तू मुझे जरूर बुलाएगा। आखिर तेरे दोगले बेटे की इज्जत जो उतारी है मैंने। हे भगवान, ये नेत्रा क्या बोले जा रही है? नेत्रा नागिन, तुमने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, इसलिए अब हम तुमको बहुत बड़ा दंड देंगे। मर्यादाएं? अरे बुड्ढे, तेरा मर्यादाओं का पिटारा तब कहा था जब तेरा बेटा धरती लोक घूम रहा था। इस चितकबरे नागेश ने कितनी नागिनों को झूठे प्यार का वादा करके उनका त्याग कर दिया, तब तेरे दंड कहाँ थे? नगमा के पीछे पीछे नाग दरबार में मौजूद बाकी नागिनें भी अपनी आवाज उठाती हैं, जिसके बाद नेत्रा बोलती है, सुन लिया बुड्ढे, एक नागराज होने के नाते तू अपने दायित्व को निभाने में असफल है। सुनो सभी नाग नागिन भाई बहनों, आओ मिलकर इसे नागराज की गद्दी से हटाएं। हाँ, हटा दो। पूरे नागलोक का विरोध देखकर नागराज खुद ही अपने पद का त्याग कर देते हैं, जिसके बाद सभी खुशी से नेत्रा को नागलोक की रानी बना देते हैं। लेकिन तभी वो अत्यधिक नशे के कारण बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जैसे ही उसे होश आता है तो सारा सच पता चलने के बाद वो बोलती है, हे भगवान, धरती लोक की इस नशीली दवाई ने तो मेरे मुंह से सच बुलवा दिया। चलो अच्छा है, अब मुझे शरारत करने पर नागराज से डांट नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो इस नागलोक की कर्ता धर्ता मैं हूँ। इसी बात पर एक बोतल और लेकर आती हूँ धरती लोक से। नेत्रा के नशे के कारण कई नाग नागिनों को परेशानी हुई, लेकिन अंत में उसका नशा नागलोक में बदलाव का कारण भी बना और नागलोक को उसकी पहली नशेड़ी नागिन मिल गई। नवीना एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और उसके अच्छे स्वभाव का चर्चा था। साथ ही उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था।
जिसकी मात्र एक बूंद से ही पल भर में ही कोई भी नाग या इंसान मौत की नींद सो सकता था। ऐसे ही एक दिन नवीना अपनी सहेली मधुरा के साथ बाग में टहल रही थी। तभी मधुरा बोलती है, नवीना, मैं क्या कह रही थी, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चल पृथ्वी लोक की सैर करके आते हैं। अरे नहीं नहीं, पिताजी को पता चला कि हम पृथ्वी लोक गए हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं। अरे तुम इतना क्यों डरती हो? जब तुम्हारे पिताजी तप में लीन होंगे तब हम चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे धोखा देना गलत बात है, मैं ये नहीं करूँगी। अरे तुम इतना मत सोचो, बस तैयार रहना शाम को। आज शाम हम चलेंगे और तुम नहीं गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मधुरा वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस से नवीना के पास आती है और अपने दोस्त की खातिर नवीना मधुरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सहेलियां सबसे पहले अपने नागिन रूप से इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नागलोक से धरती लोक पर जाती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर मधुरा बोलती है, देखा नवीना, यह लोक कितना खूबसूरत है, कितना कुछ है यहाँ। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ पर लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी, ढलती शाम, इतनी रौनक नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी लेकर आई हो तुम्हें यहाँ। अब से हम यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। ऐसे ही दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर कनिष्क नाम का एक लड़का हाथों में गुलाब के फूल लिए आता है और नवीना को देते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। जी क्या कहा आपने? मैं समझ नहीं पाई। जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे आपकी तो खूबसूरती के आगे ये काफी फीके हैं, पर फिर भी रख लो। जी जी शुक्रिया, पर मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये मुझे क्यों दिया? जी बस आपकी खूबसूरती मुझे आप तक खींच कर ले आई, इससे ज्यादा क्या कहूँ। तभी नवीना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्यास्त होने वाला है। ये देखकर वो मधुरा से बोलती है, मधुरा, हमें जल्दी जाना होगा, तब का समय समाप्त होने वाला है। चलो जल्दी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आना जरूर। कुछ दूर जाते ही नवीना और मधुरा अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक जाने का द्वार अपने सामने प्रकट करती है और नागलोक में आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मधुरा और नवीना दोनों के लिए ही पृथ्वी लोक पर जाना तय था। साथ ही कनिष्क और नवीना के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है और गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और नवीना कनिष्क को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। ऐसे ही एक दिन नवीना कनिष्क से मिलने के लिए अकेले ही पृथ्वी लोक पर आती है और कनिष्क से बोलती है, कनिष्क, मेरे माता पिता के बाद तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। हकीकत की तो बात दूर है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी कोई पीछे से नवीना के सर पर तेज वार करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है और वो धीरे धीरे उठती है। नवीना के सर पर अभी भी तेज दर्द था। तभी वहाँ मधुरा आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कनिष्क के पास थी, कुछ याद नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं, मैं यहाँ कैसे आई? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। तुम बस बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं। मैं पृथ्वी लोक आई और तुम्हें यहाँ ले आई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। मधुरा की बात सुनकर नवीना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नवीना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन वो कनिष्क से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। ये देखकर नवीना का दिल टूट जाता है।
साथ ही उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है और वो उनके पास जाती है और गुस्से में बोलती है। क्या है ये सब? कनिष्क, मधुरा, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कनिष्क, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे, मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। पर तुमने क्या किया? मेरा यकीन तोड़ दिया। और तुम मधुरा, दोस्त होकर मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। पर तुम दोनों शायद भूल गए हो कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और वो भी ऐसी नागिन जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। अब तुम दोनों को मौत की नींद सोना होगा। इतना कहकर मधुरा जैसे ही अपना नागिन रूप लेती है और कनिष्क मधुरा पर डसकर वार करने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होता। ये देखकर नवीना हैरान हो जाती है और फिर से वार करती है, लेकिन इस बार भी उन दोनों को उसके वार से कुछ नहीं होता। तभी नवीना वापस से अपने अर्धनागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। ये हो कैसे सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नवीना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर कनिष्क और मधुरा हंसने लगते हैं। तभी मधुरा बोलती है, क्या हुआ नवीना? तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा, या फिर तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो, लाख कोशिश करो, जितनी बार भी कोशिश करोगी तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम एक बिना जहर की नागिन हो। तुम्हारे पास कोई जहर नहीं है, समझी तुम? यह सब जो तुमने देखा ये सब सच है। मैं और कनिष्क एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं, और तुम्हें यहाँ लाना और कनिष्क से मिलवाना ये मेरी चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? जैसे ही नवीना बेहोश हो जाती है, तभी कनिष्क उसे उठाकर एक अंधेरी कोठरी में ले जाता है, जहाँ मधुरा पहले से ही मौजूद होती है। मधुरा कनिष्क की मदद से नवीना के अंदर का सारा जहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो उस जहर को कनिष्क को पिलाती है, जिसके बाद वो उसे एक इच्छाधारी नाग बना देती है और नवीना को अपने साथ वापस नागलोक में ले आती है। ये सच सुनकर तो नवीना के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी कनिष्क बोलता है, अब तुम बस अपना रूप बदल सकती हो, हमें मार नहीं सकती। मैं अब एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। कोई भी मुझे मेरी मधुरा से दूर नहीं कर सकता, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और तुम बेचारी कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतना कहकर जैसे ही कनिष्क मधुरा का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है, तभी नवीना अपनी शक्तियों से नागमणि को प्रकट करती है और उन दोनों पर वार करती है और दोनों को मौत की नींद सुला देती है, जिसके बाद वो नागमणि को वापस अपनी जगह भेज देती है और खुद से बोलती है, क्या हुआ अगर मेरे पास जहर नहीं है, पर मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी नागमणि है, जिसके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। हर बुराई एक दिन हार जाती है, फिर तुम दोनों क्या हो? इतना बोलकर वो वापस से नागलोक जाती है और सबको मधुरा की सच्चाई बताती है, जिसके बाद पूरे नागलोक में नवीना के नाम के ललकारे लगने लगते हैं और जहर ना होने के बाद भी वो नागलोक की सबसे सर्वशक्तिशाली नागिन बन जाती है।